62 की उम्र में भी रामप्रकाश जी के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। एक उम्मीद की किरण लिए वो गांव में सबको सुनाया करते, पिछले साल बहू को अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, इसलिए मेरे बेटे मोहन का गांव आना टल गया। और उससे पिछले साल मोहन के फार्म हाउस में आग लग गई तो नुकसान की भरपाई करने में कुछ ज़्यादा ही खर्च हो गया, इसलिए वो यहाँ नहीं आ सके। रामप्रकाश जी पिछले साल से बेटे के इंतजार में पलके बिछाए बैठे थे। हर साल की समाप्ति में वे ऐसे ही खुद को समझा लिया करते कि इस बार बेटे बहू का गांव नहीं आने का क्या कारण हो सकता है। रामप्रकाश जी पढ़ाते थे, लेकिन अब उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया था। कंप्यूटर मोबाइल के ज़माने में भी मास्टर साहब चिट्ठियाँ लिखवाया करते थे। 3 साल पहले जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ और उसके बाद भी आँख की रोशनी कुछ खास नहीं बढ़ी, तब उन्होंने स्वयं लिखना भी छोड़ दिया। फिर वह अपने विद्यार्थियों से पत्र लिखवाते। शाम के समय अपने मिट्टी के घर के दालान पर रामप्रकाश जी एक खटिया पर बैठ जाते और उनके 5 विद्यार्थी जो दोस्त थे उनको घेरकर गोबर से लिपे फर्श पर बैठ जाते थे। सोम और राघव की लिखावट मास्टर साहब को पसंद नहीं थी, इसीलिए वह उनसे नहीं लिखवाते थे। उन पर लाड़ दिखाते हुए कहते, नाक कटा देंगे ये दोनों। इनकी लिखाई देखकर मोहन कहेगा, छी, पापा ने कभी इन्हें सिखाया नहीं क्या। दीपक और सौरभ आधा लिखते लिखते ही उबने लगते थे। जैसे ही वे पूछते, और कितना लिखवाओगे आप, हाथ दुख गया, तो रामप्रकाश जी तिलमिला जाते और कहते, अभी तो मोहन को यह बताना बाकी ही है कि भूरी गाय बच्चा देने वाली है। गोदाम घर का छत मरम्मत हो गया, कहता है कि हाथ दुख गया। सौरभ से तो थोड़ा चिढ़ते भी थे, कारण सौरभ उनके मुंह पर खरी खरी सुना देता कि अब बेटे का मोह त्याग दो, आने नहीं वाला है भैया जी, उनको परदेश की धरती भा गई है। पर रामप्रकाश जी विरोध करते और कहते, मेरा लाल है, विद्यालयों के 2000 बच्चों को संस्कार सिखाता हूँ और मेरा ही बेटा संस्कार से वंचित हो गया क्या। देखना इस साल जरूर आएगा। बचा विनय, रामप्रकाश जी का प्यारा कलुआ, जो बिना किसी नानुपुर के उनकी हर बात लिखते जाता। जितना लंबा पत्र लिखवाना चाहते लिखवा लेते। पहले हर एक साल 3 महीने में एक, फिर 6 महीने और अब साल में 2 बार, बुआई से पहले और कटनी के बाद। एक दिन फिर सभी दोस्त इकट्ठा हुए। रामप्रकाश जी ने विनय को अपने पास बुलाया और कहा, कलुआ लिख। और विनय आज्ञाकारी बालक की तरह कागज कलम लेकर बैठ गया। बाकी दोस्त अगल बगल। रामप्रकाश जी विनय से बोलते कि मेरे प्राणों से प्रिय मोहन, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम सब भी सदा सुखी रहो। सावन की घटाएं छा रही है। पिछली बार तो अनावृष्टि से सारा फसल जल गया, पर इस बार अच्छे आसार है। माँ ने चाचा को भेज मजदूर बुलवा लिए हैं। गाछी भी खरीद ली गई है। कल से धान की रुपाई शुरू हो जाएगी। तुझे याद है, जब तू छोटा था एक बार धान के खेत में उतर गया, वहाँ इतना पानी था कि तेरी गर्दन तक पानी भर गया था। तू चिल्लाने लगा था, तो फिर सोम की माँ ने गोद में लेकर तुझे बाहर निकाला। अरे मास्टर जी, चिट्ठी लिखवा रहे हो कि संस्मरण? काम की बातें लिखवाइए। बड़े भैया के पास इतना टाइम नहीं है कि इतनी लंबी चिट्ठी पढ़े। विनय ने टोका। मास्टर साहब की बूढ़ी आंखों में तैरता अतीत जैसे ठहर चुका था। बमुश्किल ऐसे समय में उन्हें वापस लाना पड़ता था। कई बार तो चिट्ठी लिखने का काम पूरा ही नहीं होता और मास्टर साहब की आंखों से गंगा यमुना की धारा बह निकलती थी, जो रुकने का नाम ही नहीं लेती। उनका दुख सबको विचलित कर जाता। बात बात पर अपने बेटे की याद को याद करने रोने लगते थे। विनय सबसे ज़्यादा दुखी हो जाता था। 5 मित्र का भरसक प्रयास होता कि रामप्रकाश जी अंदर से इतने मजबूत बने कि पुत्र के मोहमाया का बंधन धीरे धीरे त्याग कर स्थिति से समझौता कर ले। अच्छा लिख। अचानक रामप्रकाश जी बोल पड़े, छोटी चाची की पोती को टीवी हो गया है, इलाज चल रहा है। कहती थी एक बार मोहन आ जाता तो बड़े शहर में जाकर इलाज करवा लेती। तुम सोचना इस पर। तुम्हारी माँ भी कह रही थी कि कटनी के समय आ जाते तो एक बार घर के अनाज का खाना खा लेते। कितना दिन हो गया मोहन को।
मड़ुआ के आटे की रोटी खिलाए। परदेश में तो ये सब कोई जानता भी नहीं होगा। और देखो, सीढ़ी घर के नीचे मरम्मत काम चल रहा है। तुम्हें याद है ना, वहीं पर पुआल रख दी जाती थी और तुम अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते दोपहर में वहीं सो जाते थे। तुम्हारी माँ सभी जगह तुम्हें ढूंढती रहती और किसी और के बताने पर तुम्हें वहाँ से लेकर आती थी। बोलते बोलते मास्टर साहब की आंखें फिर से नम होने लगी, आवाज़ भर्राने लगी। तब सौरभ ने बात संभाली। अरे मास्टर जी, इतना क्यों भावुक हुए जा रहे हो? भैया का बड़ा कारोबार है, जैसे ही काम कुछ कम होगा यहाँ ज़रूर आएंगे। पिछले 2 साल से राम प्रकाश जी का धैर्य जवाब दे गया था। पूरी चिट्ठी भी नहीं लिखवा पाते थे। अंत में सभी दोस्त खुद ही सोच समझ कर देते थे। जैसे परीक्षा में पिता का बेटा के नाम पत्र लिखते समय रटा रटाया वाक्य लिखते थे। फिर किसी एक दोस्त ने कहा, हाँ तो लिख, यहाँ का सब समाचार ठीक है, किसी बात की चिंता नहीं करना, हम लोग और गाय गोरू सब ठीक है, अपना और बहू का ख्याल रखना, पोते का नया फ़ोटो भेजना। सभी दोस्त चिट्ठी का जल्द से जल्द अंत करना चाहते थे। तुम्हारा। अरे रुको, अचानक राम प्रकाश जी ने कहा, इतनी जल्दी कैसे बंद कर रहे हो? लिखो। छोटे चाचा के घर टीवी देखते समय हमने देखा था कैलिफोर्निया में भीषण समुद्री तूफान आया था। बहुत क्षति पहुंची है। तुम्हारे फार्म हाउस में भी भयंकर नुकसान हुआ है। घर परिवार जलाने के साथ कर्मचारियों को वेतन देने में भी दिक्कत आ रही है। तुम चिंता नहीं करना, तालाब के पास वाली ज़मीन बेचकर जल्द ही पैसे भेज दूंगा, अति शीघ्र। और भी कोई मदद की दरकार हो तो बताना। जब तक तुम्हारा बापू जिंदा है तुम्हें फिक्र नहीं करनी है। अब बंद कर दो, राम प्रकाश जी ने कहा और धोती कोर से आंख पूछते हुए उठकर अंदर जाने लगे। इतना उदास राम प्रकाश जी को कभी नहीं देखा था। आज पहली बार सभी दोस्तों की आंखों में भी आंसू आ गए थे, वरना कभी कभी यही दोस्त अक्सर उनको चिढ़ाते हुए कहते, अब तो इस स्थिति से समझौता कर लो चाचू, भैया जी को भारत आने का मन नहीं करता। वह विरोध करते हुए कहते, मेरा खून ऐसा नहीं करेगा, वो इस साल जरूर आएगा। और वह चिट्ठी को भिजवा देते हैं। तभी अचानक पीछे से कौशल्या जी के गिरने की आवाज़ आती है। कौशल्या जी को हार्ट अटैक आया था और अब उन्होंने चारपाई पकड़ ली थी। अब तो राम प्रकाश जी पहले से भी ज़्यादा दुखी रहने लगे थे। उन्होंने अपने बेटे को पता भिजवाया कि तुम्हारी माँ बीमार है और तुमसे मिलना चाहती है, लेकिन उनके बेटे ने उनका कोई भी जवाब नहीं दिया और नहीं मिलने आया। फिर एक दिन अचानक कौशल्या जी का देहांत हो जाता है। राम प्रकाश जी अपनी पत्नी के विलाप में रिश्तेदारों के बीच ऐसे बैठे हैं जैसे आज उनकी दुनिया ही उजड़ गई। आंखों से आंसू मोती की तरह बनकर टपक रहे हैं। घर में मातम छाया हुआ है। सभी रिश्तेदार भी अपने अपने घर जा रहे थे। जो राम प्रकाश जी के पास बैठे हुए उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। माँ की चिता अभी ठंडी भी नहीं हुई कि राम प्रकाश जी का बेटा मोहन अपने बाबूजी से बोला, बाबूजी मुझे कल सुबह ही फ्लाइट से ही निकलना है। मेरे बिना ऑफिस का सारा काम ठप हो जाएगा और मेरी 1-2 डील भी है जो मुझे पक्की करनी है। अगर वह कैंसिल हो गई तो मुझे बहुत घाटा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ नहीं रुक सकता। और वैसे भी मेरे यहाँ बैठे रहने से माँ जिंदा थोड़ी ना हो जाएगी। अगर समय मिला तो 13 दिन माँ की 13वीं में ही आ जाऊँगा। राम प्रकाश जी के बेटे की इन बातों को सबने हैरान में डाल दिया। राम प्रकाश जी अपने बेटे की तरफ देखते रह गए। पत्नी के गम में डूबे राम प्रकाश जी कुछ भी बोल न सके। वह अब समझ गए थे कि उनके बेटे के दिल में उनके लिए कोई मोह नहीं है। उनके विद्यार्थी उन्हें सही बोला करते थे। मोहन भी विदेश चला गया और अपने पिता का एक बार भी हालचाल नहीं पूछा। राम प्रकाश जी अंदर से टूट चुके थे। इधर तो कौशल्या जी के जाने का दुख और ऊपर से बेटे का, जिससे वे इतना प्यार करते थे, आज वही उन्हें अकेला ऐसी स्थिति में छोड़ गया। जिस बेटे को अपनी माँ की कोई परवाह नहीं थी, वह मेरी क्या परवाह करेगा। 13वीं वाले दिन मोहन एक वकील को अपने साथ लेकर आया। जब कुछ रिश्तेदार बचे थे, मोहन राम प्रकाश जी से बोलता है, बाबूजी, यहाँ की सब प्रॉपर्टी बेचकर मेरे साथ विदेश चलिए।
लेकिन रामप्रकाश जी विदेश जाने के लिए मना कर देते हैं और मोहन से बोलते हैं कि अभी मैं जिंदा हूँ, इसीलिए प्रॉपर्टी पर तुम्हारा अभी कोई हक नहीं और मेरे मरने के बाद भी प्रॉपर्टी पर तुम्हारा कोई हक नहीं, क्योंकि मैं वसीयत कर चुका हूँ। जीते जी मेरी है और मरने के बाद वृद्धाश्रम की, जो मैंने दान में दे दी है। जिन माँ बाप की तुम्हारे जैसी औलाद है, वह प्रॉपर्टी उन बूढ़े माँ बाप के काम आएगी। जिस बेटे को अपनी माँ की ही कदर नहीं हुई, वह मेरी क्या कदर करेगा। जो इतने सालों से हमारे से एक बार भी मिलने नहीं आया और ना ही हमारे सुख दुख का पता लिया, वह मुझे विदेश ले जाकर भी क्या करेगा। अब जो भी जिंदगी बची है वह मैं यहीं काट लूँगा। मोहन की वसीयत की बात सुनकर पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह प्रॉपर्टी के लिए ही वापस आया था। गांव वालों और रिश्तेदारों ने भी मोहन को खूब खरी खोटी सुनाई और गांव से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।